प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से दूसरे पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। हमारा जो दूसरा पाठ है उसका नाम है मेरे संग की औरतें। इसमें लेखिका जो हैं वो है मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग जी ने इस पाठ में वर्णन किया है अपने साथ में जो उनके जीवन में औरतें आई उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेरे संग की औरतें एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। लेखिका मृदुला गर्ग जी ने अपने साथ में अपने जीवन में आई हुई जितनी भी उनके संपर्क में महिलाएं आई, उनकी दादी, नानी, माँ, बहनें, सबका वर्णन इसमें किया है। मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 में हुआ था। ये यहाँ पे देख लीजिए। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन उन्होंने किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। मित्रों, हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रश्न उत्तरों का। सबसे पहले हम मृदुला गर्ग जी की कृतियों को भी जान लेते हैं। प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्तकोबरा, कठगुलाब उपन्यास है और संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण इनकी कहानियां हैं। रंग ढंग चूकते नहीं सवाल निबंध संग्रह है। आइए, हमारा जो कृतिका कक्षा 9 की पुस्तक का दूसरा पाठ है मेरे संग की औरतें, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हम अध्ययन करते हैं। मित्रों, इस पुस्तक से प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आते हैं तो हम प्रश्न उत्तरों पर ही विशेष ध्यान देंगे। आप इनका अध्ययन भली भांति करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए देखें प्रश्न संख्या 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। देखो, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, परंतु नानी के बारे में उन्होंने सुना था और उसी सुनी हुई बातों से वो उनसे प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी, ये यहाँ पे हम जानेंगे। उत्तर देखेंगे। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़, प्रधानशील औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, वकालत पढ़ने चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी जो लेखिका की माँ थी, उसकी शादी की फिक्र में वे मुंहजोर एवं बेपर्दा होकर अपने पति के दोस्त से मिली।
जो कभी भी ज़्यादा बोलती नहीं थी वो मुंह जोर हो गई, अर्थात बोलने वाली हो गई, और बेपर्दा हो गई। जो पर्दानशीं औरत थी, जो पर्दे में रहने वाली औरत थी, वो बेपर्दा अपना जो पर्दे को हटा करके उसके अपने पति के दूत से मिली। और इतना ही नहीं, जो बात उन्होंने अपने पति के दूत से कही वह साबित करती है कि वे अपनी निजी जिंदगी में कितनी स्वतंत्र और आज़ाद ख्यालों वाली महिला थी, जो अपने देश से बेइंतहा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, और देश के सिपाहियों के प्रति गजब का आदर भाव रखती थी, और शायद अपनी जिंदगी भी अपनी ही शर्तों पर जीती थी। इसीलिए लेखिका अपनी नानी से प्रभावित थी। प्रश्न संख्या 2 चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर देखेंगे मित्रों। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बेहद खास भूमिका आज़ादी के आंदोलन में निभाई। उनके पति ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विलायती डिग्री हासिल की थी, परंतु फिर भी उन्होंने कभी भी अंग्रेजी शासन को नहीं अपनाया। उनके पति अंग्रेजी साहब थे, शायद इसलिए उन्होंने कभी अपने पति से अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं की, क्योंकि उनके मन में देश के लिए अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। वह स्वयं में एक देशभक्त थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने मुंहजोर और बेपर्दा होकर अपने दोस्त के पति से अपनी बेटी की शादी देश के किसी सिपाही से करने की इच्छा व्यक्त की, जो कि यह दर्शाता है कि वे अंग्रेज़ों की कितनी खिलाफ थी। तो मित्रों, जब नानी को ये लगा कि मेरे अंतिम दिन आ गए, मेरी मौत कभी भी हो सकती है, तो वो बेपर्दा होकर अपने पति के दोस्त से मिली। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है कि दोस्त के पति से, ये गलत है। पति के दोस्त से मिली और अपनी बेटी की शादी देश के किसी सिपाही से करने की इच्छा व्यक्त की। तो ये इससे ये पता चलता है कि वो अंग्रेज़ों के कितने खिलाफ थी और उनका झुकाव अपने देश के प्रति कितना अधिक था। उनके इस कदम ने उनके साहसी और व्यक्तित्व को भी उजागर किया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नंबर पे उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी, यानी कि इतनी खूबसूरत थी कि वो परी जैसी लगती थी। नंबर 2, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। तीसरी बात है, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। चौथा जो पॉइंट है, वे सामान्य भारतीय माँ से बेहद अलग थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को लाड नहीं किया, अर्थात प्यार नहीं किया। लाड करना मतलब प्यार करना। ना उनके लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। वे किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा, संगीत सुनने की शौकीन थी। मतलब उनको शौक़ था, पसंद करती थी वो किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा को और संगीत को सुनना। अगला जो हमारा बिंदु है, हर ठोस
और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अगला हमारा पॉइंट है 7वां, उनमें आज़ादी का जुनून कम था पर वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से निभाना चाहिए। इसी में ख प्रश्न है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की जो दादी थी उनके घर का माहौल कैसा था? तो मित्रों देखिए, लेखिका की दादी के घर का माहौल सामान्य घर के माहौल से बेहद अलग व प्रभावी था। संयुक्त परिवार होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। घर में बेटे व बेटी दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। इतना ही नहीं, लेखिका की जो परदादी थी, परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह घर के माहौल वह उसमें रहने वाले लोगों की स्वतंत्र सोच का ही परिचायक है। लेखिका की माँ किसी प्रचारित पत्नी, बहू या माँ के कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, फिर भी उनके परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उनकी माँ को न नाम धरते थे और न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। मित्रों, अपितु उनकी माँ में सबकी बहुत श्रद्धा थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी? तो हम कल्पना कर सकते हैं, परदादी ने पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि वे एक स्वतंत्र ख्यालों की बहादुर महिला थी। वे लड़कियों को लड़कों के समान ही मानती थी, जो कि उनकी मन्नत से साबित हो गया। उस समय उन्होंने समाज में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना जगाने हेतु व समान हक दिलवाने हेतु स्वयं के घर से ही शुरुआत की। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 मित्रों कहता है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमारा पाठ है मेरे संग की औरतें। इस पाठ के आधार पर हमें बताना है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह अगर हम सहजता से किसी के साथ व्यवहार करें तो उसे हम सही राह पर ला सकते हैं। ये यहाँ पर किस प्रकार से ला सकते हैं, तर्क सहित उत्तर देना है। उत्तर देखेंगे कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। अब यह कि कैसे लाया जा सकता है, यह कथन इस पाठ ने बिल्कुल सत्य कर दिखाया है। पाठ में माँ जी को जब पता चला कि उनके कमरे में चोर है, तो भी उन्होंने उसके साथ बहुत सामान्य व अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने चोर के हाथ से पानी पिया और उसे भी पिलाया, जो कि किसी व्यक्ति के बुरे से अच्छे में बदलने के लिए काफ़ी है। चोर ने कभी भी अपने जीवन में इतना सम्मान नहीं पाया होगा जो कि उसे माँ जी ने दिया। माँ जी ने उसे इतना ही कहा था कि तुम चोरी करो या खेती, यह तुम्हारी मर्जी। बस इतना कहने से ही चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती अपना ली। तो इस घटना से
जो चोर की घटना हुई उससे ये पता चलता है कि हम किसी को डराएं, धमकाएं, उपदेश दें या दबाव डालें, उसकी बजाय हम किसी से अच्छे से व्यवहार करें तो हम किसी को भी सही राह पर ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मित्रों, उत्तर देखेंगे। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका ने अपने प्रयासों से साबित कर दिया है। लेखिका विवाह के बाद कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब उनके 2 बच्चे भी थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। इसलिए लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की। यह प्राइमरी स्कूल उन्होंने क्रिश्चियन और गैर क्रिश्चियन दोनों ही समुदाय के बच्चों के लिए खोलने के लिए कहा, पर उनसे सहयोग न मिलने पर लेखिका ने स्वयं ही अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई, ताकि किसी भी समुदाय का बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह पाए। तो ये जो यहाँ पे दिया है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने जो प्रयास किए वो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर देखेंगे। लेखिका और उसकी बहन दोनों ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थीं। दोनों लड़कियां बहुत ही दृढ़ निश्चय रखने वाली थीं। वे स्वयं में ही संपूर्ण थीं। वे दोनों ही जिद्दी थीं। पर यहाँ यह जो जिद्दी विशेषण जो शब्द प्रयोग हुआ है, उनके लिए सकारात्मक रूप में प्रयोग हुआ है। यह जिद्दी शब्द उनकी दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो यह बताता है कि यह दोनों ही जब कुछ ठान लेती हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। ये दोनों ही हमेशा अपनी राह खुद तलाशती हैं और उस पर मंजिल तक पहुंचने तक चलती हैं। वे दोनों ही स्वयं की साथी हमदर्द खुद ही होती हैं। पाठ में अनेक घटनाओं द्वारा उनके अकेले चलने की व्याख्या बहुत खूबसूरती से की गई है। इसके लिए हम जो वीडियो पाठ का जो वीडियो है उसमें इस पाठ को ढंग से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से बहनें दृढ़ निश्चय वाली हैं। चाहे वह लेखिका की डालमिया नगर की घटना हो या बागलकोट की, उसी प्रकार लेखिका की बहन के विद्यालय पहुंचने की घटना ने तो अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया है इस पाठ को, कि लेखिका की बहन किस तरह से उस दिन विद्यालय गई जिस दिन कोई भी बच्चा नहीं गया था। तो इस घटना को हम पाठ में पढ़ सकते हैं। तो ये भी घटना उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। अब हमारे पास मेरे संग की जो औरतें हैं, इस पाठ में जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे वो तो हमने पढ़ दिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि मेरे संग की औरतें पाठ का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? लेखक ने ये पाठ लिखा है, लेखिका हमारी मृदुला गर्ग जी ने ये पाठ लिखा है, तो उसका उद्देश्य क्या है?
तो मित्रों इसका उद्देश्य है, मेरे संग की औरतें पाठ का उद्देश्य वैचारिक विभिन्नता होते हुए भी पारस्परिक एकता है। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं, मेरे संग की औरतें पाठ का संदेश क्या है। उद्देश्य हो गया, अब संदेश क्या है, इसमें क्या संदेश देना चाहती हैं मृदुला गर्ग जी। मेरे संग की औरतें पाठ का संदेश यह है कि हमें अपने विचारों को महत्व रखते हुए दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की गोपनीय बात को कभी भी किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग इधर की उधर करते हैं, चुगलीखोर बोलते हैं, चुगली करते हैं इधर उधर, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये भी इस पाठ में संदेश दिया गया है। मेरे संग की औरतें की विधा क्या है, ये कौन सी विधा में ये पाठ लिखा गया है। तो मेरे संग की औरतें की जो साहित्यिक विधा है वो मित्रों संस्मरण है। ये लेखिका ने अपनी यादों पर आधारित, स्मरण पर आधारित ये लिखा है, अपनी बहनों के बारे में, अपनी दादी के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में। तो ये संस्मरण है। अगला प्रश्न हमारे पास है, मेरे संग की औरतें के लेखक कौन हैं। तो हम इतनी बार बोल रहे हैं, मेरे संग की औरतें जो पाठ है उसकी जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग जी हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे, मृदुला गर्ग की कौन सी रचनाएं ब्रदर्स कारामजो से प्रभावित हैं। तो मृदुला गर्ग के नाटक जादू का कालीन, मृदुला गर्ग की कहानियां नहीं और वह 3 किलो की छोरी, मृदुला गर्ग के उपन्यास कठगुलाब ब्रदर्स कारामजो से प्रभावित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मृदुला गर्ग के कितने भाई बहन थे। तो मृदुला गर्ग को खुद को लेकर स्वयं सहित 5 बहन और 1 भाई थे। मृदुला गर्ग, अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के भाई का क्या नाम था। तो मृदुला गर्ग जी थे, वो पाठ में उन्होंने बताया कि उनके भाई का नाम था राजीव। मृदुला गर्ग की बड़ी बहन का क्या नाम था। ये यहाँ पे प्रश्न है, मृदुला गर्ग की बड़ी बहन का नाम क्या था। ये पाठ में सब आया है। मृदुला गर्ग की बड़ी बहन का नाम मंजुल भगत था और जो उनका मूल नाम था वो था रानी नाम था, लेकिन वो मंजुल भगत नाम से जो रचनाएं लिखती थी। मृदुला गर्ग का मूल नाम क्या था। मृदुला गर्ग का भी मूल नाम था, उनका मूल नाम था उमा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, मृदुला गर्ग के भाई और बहन का नाम लिखिए। सभी भाइयों और बहनों का नाम लिखिए। तो मृदुला गर्ग की बहन का नाम मंजुल भगत, और जिसको रानी अभी हमने बताया, मंजुल भगत को ही रानी कहा जाता था। मूल नाम चित्रा को गौरी, रेणु और अचला, ये 5 बहनें हो गई, जिसमें कि मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, चित्रा, गौरी, रेणु और अचला, और भाई का नाम राजीव है। मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ था, अभी हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नाना नानी से किस प्रकार भिन्न थे। नाना और नानी में क्या अंतर था। नाना किस प्रकार से नानी से भिन्न थे। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा करने वाली और परंपरावादी औरत थी, जबकि लेखिका के नाना विलायत से बैरिस्टरी पढ़कर आए हुए अंग्रेजों के प्रशंसक थे। अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका आज़ादी के जश्न में क्यों शामिल नहीं हो सकी। किस कारण से आज़ादी के जश्न में वो नहीं शामिल हो सकी। तो मित्रों इसका उत्तर है, देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, सबको मालूम है। चारों तरफ देश की आज़ादी के जश्न का वातावरण छाया हुआ था। दुर्भाग्य से इसी समय लेखिका टाइफाइड बुखार से ग्रसित थी,
जिस कारण वह जश्न में शामिल नहीं हो सकी। आपको मालूम होगा टाइफाइड बुखार आज के समय में भी काफ़ी खतरनाक है, और उस समय जब इतनी दवाइयाँ नहीं थी, उस समय तो काफ़ी खतरनाक रहा होगा। तो इस वजह से लेखिका आज़ादी के जश्न में नहीं जा सकी। मित्रों, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के परिवार में कौन कौन किस किस नाम से साहित्य रचना करता था, कौन कौन लिखता था। लेखिका के परिवार में उसकी बड़ी बहन रानी मंजुल भगत के नाम से लिखती थी। लेखिका जिसका नाम उमा था मृदुला गर्ग के नाम से लिखती थी, और सबसे छोटी बहन अचला नाम से और सबसे छोटा भाई राजीव नाम से साहित्य रचना करते थे। अगला प्रश्न है मित्रों, मेरे संग की औरतें पाठ में परिवार के कितने सदस्य साहित्य रचना करते थे। तो उत्तर हो जाएगा मेरे संग की औरतें पाठ में परिवार के कुल 4 सदस्य लेखन कार्य या साहित्य रचना करते थे, जो कि अभी अभी नाम हमने यहाँ पे बताए। कौन कौन करते थे साहित्य रचना? मंजुल भगत, मृदुला गर्ग और अचला और राजीव, ये 4 लोग साहित्य रचना करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने अंतिम समय में किससे और क्या वचन लिया। तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से यह वचन लिया कि वह उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। मित्रों, अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की शादी के बाद कहाँ कहाँ रही। जो लेखिका है शादी के बाद वो कहाँ कहाँ रही, तो इसका उत्तर हो जाएगा शादी के बाद लेखिका बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में और कर्नाटक के बागलकोट में रही। अगला हमारा प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में 5 बहनों में क्या समानता थी। तो उत्तर हो जाएगा शादी के बाद 5 बहनों ने अपने घर को परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, परंतु परिवार को तोड़ने का भी काम नहीं किया। शादी करने के बाद अंतिम समय तक उसे निभाया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न है, जिस लड़के से लेखिका की मां का विवाह हुआ वह कौन था। तो उत्तर देखेंगे, जिस लड़के से लेखिका के मां का विवाह हुआ वह पढ़ा लिखा तथा होनहार था, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। अब मेरे संग की औरतें जो पाठ है इसमें कुछ कठिन कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला शब्द है पर्दानशीं। पर्दानशीं मित्रों, पर्दानशीं का अर्थ होता है पर्दा करने वाली स्त्री, जो पर्दा करती हैं, जो अपना चेहरा नहीं दिखाती, ढक के रखती हैं। तो पहले ऐसा पर्दा प्रथा थी, तो पर्दा करने वाली स्त्री थी उनकी माँ। तो अब यहाँ पर अगला जो शब्द है वो है मुँहजोर। अंतिम समय में माँ मुँहजोर हो गई थी, तो मुँहजोर का जो अर्थ हुआ बहुत बोलने वाली। अगला हमारा शब्द है फर्माबरदार। तो फर्माबरदार क्या हो गया? आज्ञाकारी बोलते हैं, जो अंग्रेजों के फर्माबरदार थे, अर्थात अंग्रेजों के आज्ञाकारी थे। अगला शब्द है मुस्तैद। मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार होना, तत्पर होना या सुस्त होना। अब यहाँ पर हो गया फजल। फजल का अर्थ होता है अनुग्रह, दया। अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना। बदस्तूर का अर्थ होता है नियम से, और मिराक का अर्थ होता है मानसिक रोग। तो इस प्रकार से जो कठिन कठिन शब्द आए हैं उनका हम यहाँ पर अर्थ देख रहे हैं। मोहलत का अर्थ होता है फुर्सत, अवकाश।
फारिग का अर्थ होता है निश्चिंत या कार्य से निवृत्त। खरामा, खरामा का अर्थ होता है धीरे धीरे। इसरार का अर्थ हुआ आग्रह। माकूल, मुनासिब या अच्छा। जाहिर, स्पष्ट। जाहिर का अर्थ हुआ स्पष्ट। इजहार का अर्थ हुआ व्यक्त करना या प्रकट करना। फायदा सबको पता है लाभ। रजामंदी स्वीकार करना। ख्वाहिश इच्छा। अभिभूत का अर्थ होता है वशीभूत। दरअसल का वास्तव में जुनून का अर्थ होता है सनक। इसी प्रकार से आगे कुछ शब्द दिए हैं। लिहाज जो शब्द है, लिहाज का अर्थ होता है व्यवहार। मर्म का अर्थ रहस्य। वासिंदों का अर्थ होता है निवासी। इजाजत का अर्थ होता है आज्ञा। जश्न का अर्थ होता है समारोह। अकबकाया का अर्थ होता है घबराया। आरजू इच्छा। और जुस्तजू होता है तलाश या खोज। जुग्राफिया का जो शब्द होता है भूगोल या नक्शा। और पोशीदा का अर्थ होता है रखना या छिपाना। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है मेरे संग की औरतें, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि सभी को इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो मित्रों, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।